नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा एरीन्स लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 17 लेकर आज फिर हम मिल रहे हैं। एरीन्स के अंतर्गत हम उसके परिचय, उसकी इलेक्ट्रॉन्स प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, उसका नामकरण, वो सब हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं और उसी लेक्चर सीरीज़ में हम अभी पढ़ रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के जो दिष्टकारी प्रभाव हैं, जो कि बेंजीन में जो समूह जुड़ा रहते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, तो उनको ज्ञात करने के जो तरीके हैं, दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के जो नियम हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम पहले पढ़ चुके हैं ओबनेर-नॉल्टिंग का नियम, जिसके अंतर्गत अम्लीय और क्षारीय व्यवहार के आधार पर प्रतिस्थापित समूह के दिष्टकारी प्रभाव को बताया गया, लेकिन उसको नकार दिया गया। इसी तरह से उसके बाद हमने पढ़ा था कि कम ब्राउन गिब्सन का नियम। तो कम ब्राउन गिब्सन नियम के अंतर्गत ये माना गया था कि किसी भी समूह का हाइड्राइड यदि उसका ऑक्सीकृत किया जा सकता है या ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, उस आधार पर उसको ऑर्थोपेरा या मेटादिष्टकारी के आधार पर हमने बताया था। लेकिन उसके अंदर भी कुछ कमियां निकली थी कि उसके अंदर ऑक्सीकरण किस प्रकार से किया जाता है, वह स्थिति क्लियर नहीं थी। इस आधार पर उसमें काफ़ी दोष पाए गए थे, अतः उस नियम को भी बाद में नकार दिया गया। इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बाकी के जो 2 नियम हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले वॉरलैंडर का नियम। वॉरलैंडर के नियम के अनुसार यदि समूह जो कि बेंजीन वलय में पहले से जुड़ा हुआ है, एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में, या यूँ कह लीजिए कि एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में जो समूह पहले से जुड़ा हुआ है, उपस्थित है, यदि वह असंतृप्त है, अर्थात उसके अंदर कोई द्विबंध या त्रिबंध युक्त है वह, जैसे कि NO2, COOH, CN, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनका दिष्टकारी प्रभाव मेटा दिष्टकारी प्रभाव होगा। और यदि संतृप्त समूह है, मीन्स उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बहुबंध उपस्थित नहीं है, तो वह ऑर्थोपेरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। उदाहरण के लिए वॉलेंडर ने बताया NO2 समूह, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, असंतृप्त है, इसलिए यह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। COOH समूह में C डबल बॉन्ड O असंतृप्त, मीन्स डबल बॉन्ड है, बहुबंध है, इसलिए यह मेटादिष्टकारी है। साइनो समूह जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके अंदर भी बहुबंध है, इसलिए त्रिबंध है, इसलिए यह असंतृप्त होगा और यह भी मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। CHO समूह, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बहुबंध है, डबल बॉन्ड है, यह असंतृप्त है, इसलिए यह मेटादिष्टकारी है। इसी तरह से SO3H समूह, सल्फोनिक अम्ल का जो समूह है, इसलिए यह भी बहुबंध रखता है, इसलिए असंतृप्त है, मेटादिष्टकारी है। तो ये सारे उदाहरण थे जो कि असंतृप्त हैं और सारे के सारे मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाते हैं। अर्थात बेंजीन में यदि ये समूह पहले से उपस्थित हैं, मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन में, तो यह समूह आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संतृप्त समूहों की, जैसे OH समूह संतृप्त है, इसमें कोई भी द्विबंध त्रिबंध नहीं है, यह ऑर्थोपेरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि, यदि ये भी सारे असंतृप्त हैं, इसलिए यह भी ऑर्थोपेरा दिष्टकारी। इसी तरह से एल्काइल समूह, जैसे मिथाइल समूह यहाँ बता रखा है, यह भी ऑर्थोपेरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। इसी तरह से एमीन ग्रुप जो है NH2, यह भी संतृप्त है और यह भी ऑर्थोपेरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। तो वॉलेंडर के अनुसार, हम पुनः इसको रिवाइज कर लेंगे। वॉलेंडर के अनुसार यदि बेंजीन में जुड़ा हुआ समूह असंतृप्त प्रकृति का है, तो वह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है, और यदि वह संतृप्त प्रकृति का है, उसमें कोई बहुबंध नहीं है, तो वह ऑर्थोपेरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। लेकिन यह नियम भी दोषपूर्ण है, अर्थात इस नियम में भी कुछ कमियां हैं। जैसे CCl3 समूह, जो कि संतृप्त समूह है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बहुबंध उपस्थित नहीं है, तो वॉलेंडर के नियमानुसार यह ऑर्थोपेरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाना चाहिए, परंतु वास्तव में यह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। इसी प्रकार
C6H5 फिनाइल समूह, N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो समूह या विनाइल समूह आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये सारे के सारे असंतृप्त समूह हैं। तो वॉलेंडर के नियमानुसार ये सारे समूह जो कि असंतृप्त हैं मेटादिष्टकारी होने चाहिए, परंतु ये सारे के सारे समूह, तीनों समूह जो हैं वास्तव में ऑर्थोपेरादिष्टकारी प्रभाव दर्शाते हैं। तो अर्थात इस नियमानुसार असंतृप्त समूह मेटादिष्टकारी होना चाहिए और संतृप्त समूह ऑर्थोपेरादिष्टकारी होना चाहिए। पर हमने यहाँ ये कुछ उदाहरण देखे जो कि संतृप्त हैं लेकिन ऑर्थोपेरादिष्टकारी नहीं बल्कि मेटादिष्टकारी होते हैं वास्तव में। इसी प्रकार यह जो असंतृप्त समूह है इनको मेटादिष्टकारी होना चाहिए, परंतु ये वास्तव में ऑर्थोपेरादिष्टकारी होते हैं इस नियम के अनुसार। तो ये कमियां इसमें निकली, इस आधार पर इस नियम को नकार दिया गया। अगला चौथा जो नियम है वह है हेमिक एलिंगवर्थ का नियम। हेमिक एलिंगवर्थ का नियम थोड़ा सा आपको समझने में कठिन लग सकता है, लेकिन आप इसको आसानी से यूँ समझें। आप ये मान के चलें कि बेंजीन में जो पहले से उपस्थित समूह है वह XY प्रकृति का है, या XY कोई समूह है जिसमें बेंजीन के कार्बन के साथ X जो है वह बंध बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में और Y X से जुड़ा हुआ है, अर्थात Y और बेंजीन के कार्बन के बीच में कोई बंध नहीं है। XY समूह जो है वह X से जुड़ा हुआ है बेंजीन से, कार्बन से, और Y समूह जुड़ा होगा तो X से जुड़ा होगा, अदरवाइज यह अनुपस्थित भी हो सकता है। तो इस प्रकार का समूह यदि बेंजीन में पहले से जुड़ा हुआ है तो इसके दिष्टकारी प्रभाव को हम इन तथ्यों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला, यदि X परमाणु का आवर्त सारिणी में स्थान Y की अपेक्षा उच्च वर्ग में हो, परमाणु क्रमांक से मतलब है कि XY समूह जो कि बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है उसमें से X का जो स्थान है, परमाणु क्रमांक है, वह Y की अपेक्षा अधिक है, और दोनों यदि एक ही वर्ग में हैं, एक ही वर्ग में अगर हैं, तो X का परमाणु भार Y के परमाणु भार से यदि अधिक है। कहने का मतलब XY समूह जो है उसमें X का परमाणु क्रमांक उच्च होना चाहिए Y की अपेक्षा, या दोनों एक ही वर्ग में हैं तो X का परमाणु भार Y के परमाणु भार की तुलना में अधिक होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो वह समूह ऑर्थोपेरादिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। इसके उदाहरण हम आगे देखेंगे। इसी तरह से दूसरा तथ्य, यदि X की तुलना में Y का परमाणु क्रमांक या आवर्त सारणी में स्थान उच्च वर्ग में है, या यूँ कह लीजिए कि Y का परमाणु भार X की तुलना में अधिक है, यदि दोनों एक ही वर्ग में हैं तो समूह XY मेटादिष्टकारी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि X का परमाणु क्रमांक Y के परमाणु क्रमांक से अधिक है या XY दोनों एक ही वर्ग में हैं तो X का परमाणु भार Y के परमाणु भार से अधिक होने पर ऑर्थोपेरादिष्टकारी प्रभाव होगा XY समूह का। और यदि X का परमाणु क्रमांक Y से कम है या परमाणु भार Y से कम है तो ऐसी स्थिति में XY समूह जो है वह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। यह हेमिक एलिंगवर्थ ने नियम दिया है। उसी के आधार पर तीसरा तथ्य यह है, यदि XY समूह है और उसमें केवल X ही उपस्थित है अर्थात Y अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में वह समूह ऑर्थोपेरादिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। चौथा तथ्य, यदि XY समूह पर धनावेश है तो वह मेटादिष्टकारी होगा। जैसे कि NH2 समूह, जिसमें आप ये देखें कि N और H इनमें से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अधिक है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कम है, तो यह ऑर्थोपेरादिष्टकारी होगा। लेकिन यदि नाइट्रोजन पर धनावेश है, अर्थात यहाँ पे आप इसकी वैलेंसी देखें तो यहाँ नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे धनावेश होगा। इसी तरह NR3 में नाइट्रोजन पर धनावेश है। यदि X समूह मीन्स यहाँ है नाइट्रोजन जो कि बेंजीन से जुड़ा है, यदि इस पर धनावेश होता है तो वह मेटादिष्टकारी प्रभाव देता है। यदि XY समूह पर ऋणावेश है तो वह ऑर्थोपेरादिष्टकारी होगा। उदाहरण के लिए COOH समूह मेटादिष्टकारी है, लेकिन यदि H के स्थान हट गया, उसके स्थान पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बोक्सिलेट एनायन हो गया जैसे ये, अगर COO- उपस्थित है तो यह ऑर्थोपेरादिष्टकारी होगा।
यदि प्रतिस्थापी समूह CHCl2 अथवा CHO प्रकार का है, अर्थात XY नहीं बल्कि XYZ, यूँ समझ सकते हैं, मिश्रित प्रभाव रखता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं यहाँ जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है लेकिन क्लोरीन से कम है, इसी तरह यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, ऑक्सीजन से कम है। तो ऐसे स्थिति में यह मिश्रित प्रभाव रखता है। तो यहाँ CH भाग जो है वह तो ऑर्थोपैरादिष्टकारी होता है और CCl2 अथवा CO भाग जो है, यहाँ पे इसका CO भाग और इसका CCl2 भाग वह मेटादिष्टकारी होता है। तो चूंकि इस प्रकार के मिश्रित प्रभाव रखने वाले यदि समूह उपस्थित हैं तो तीनों ही प्रकार के व्युत्पन्न बनते हैं। तो हेमिक इलिंगवर्थ ने ये जो प्रपोज किया तो उसके अनुसार, और ये वास्तव में सही भी पाया गया बाद में, यदि बेंजीन रिंग में CHCl2 या CHO प्रकार का समूह उपस्थित है तो उसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ही प्रकार के द्विप्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसको हम संक्षेप में पुनः एक बार समझ लें। यदि XY समूह में Y अनुपस्थित है, केवल मोनो एटॉमिक ग्रुप ही उपस्थित है, एक ही प्रकार का ग्रुप है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह ऑर्थोपैरा देगा। XY समूह पर धनावेश होने पर मेटादिष्टकारी होगा, ऋणावेश होने पर वह ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा, और मिश्रित प्रभाव रखने वाले समूह जिसके अंदर ऑर्थोपैरा और मेटादिष्टकारी दोनों ही प्रकार का उसके अंदर अगर प्रभाव हो सकता है तो ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ही प्रकार के समावयवी उसके अंदर बनते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने। OH जिसके अंदर ऑक्सीजन X है और हाइड्रोजन Y है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से अधिक है, इस आधार पर यह ऑर्थोपैरादिष्टकारी होना चाहिए। CN में कार्बन और नाइट्रोजन, इसके अंदर कार्बन का परमाणु क्रमांक कम है नाइट्रोजन से, आप ये कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। नाइट्रो ग्रुप जो है, इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन से कम है, या यूँ कह लीजिए कि ऑक्सीजन का मीन्स Y भाग का परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए यह मेटादिष्टकारी होगा। इसी आधार पर NH2 को ऑर्थोपैरादिष्टकारी और CH3 समूह को हम ऑर्थोपैरादिष्टकारी के रूप में बताते हैं। लेकिन यह नियम भी सभी प्रतिस्थापियों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, इसके अंदर भी कमियां पाई गई। तो इसकी मुख्य कमियां जो हैं उसको हम यहाँ देख लें। नंबर 1, सबसे पहले हाइड्रोजन की आवर्त सारिणी में स्थिति जो है वह स्पष्ट नहीं है। यदि हाइड्रोजन की स्थिति पहले वर्ग में मानी जाती है तो CH3 और NH2 समूह ऑर्थोपैरादिष्टकारी होंगे, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा था। लेकिन यदि हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारिणी में 7वें वर्ग में यदि मानी जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, जो उच्च वर्ग में हो गया, और कार्बन जो है वह, या इधर नाइट्रोजन जो है वह निम्न वर्ग में होगा। तो ऐसी स्थिति में यह समूह मेटादिष्टकारी हो सकते हैं। इस नियम के आधार पर इसके अंदर यह कमी पाई गई। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है। इस नियम के अनुसार नाइट्रोसो समूह जो कि मेटादिष्टकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से नाइट्रोजन की जो नियम है तो मेटादिष्टकारी, लेकिन वास्तव में यह जो समूह है वह ऑर्थोपैरादिष्टकारी होता है। यह इसकी दूसरी कमी उदाहरण के आधार पर बताई। तीसरा जो है आयोडोक्सीबेंजीन C6H5IO2, इसका प्रतिस्थापन कराने पर मेटा व्युत्पन्न बनता है, जबकि वास्तव में इसके अंदर ऑर्थोपैरा व्युत्पन्न बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि IO2 में आयोडीन जो है उसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो ऑर्थोपैरा बनना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसके अंदर मेटा प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनता है। तो इस आधार पर इस नियम को भी नकार दिया गया। ये जो चारों नियम हमने अभी पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्राउन गिब्सन का नियम, और उससे पहले हमने पढ़ा था वॉलेंड का नियम। आज हमने पढ़ा है वॉलेंडर और इसका हेमिक इलिंगवर्थ का नियम। तो इन चारों नियमों में कुछ न कुछ कमियां पाई गई।
तो इस आधार पर इसको चारों नियमों के अंदर कमियां होने के कारण इनको नकार दिया गया और यह आधुनिक जो विज्ञान है उसके अनुसार दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के लिए मान्य नहीं है। तो आधुनिक विचारधारा के आधार पर दिष्टकारी प्रभाव को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार से उसका पता लगाया जाता है कि आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा, उसके बारे में हम पता करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।